नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था और बिहार में भी भारत बंद का ऐलान किया गया था। आज हम आपको बिहार में कहां-कहां आंदोलन किया गया और कौन-कौन राजनीतिक पार्टी आंदोलन का सहयोग किए हैं, उसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और भारत बंद के दौरान हॉस्पिटल में जा रहे मरीजों को कहां-कहां और किस-किस को क्या परेशानी, उसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आखिर क्यों नहीं दिखे किसान के लिए सहानुभूति दिखाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भारत बंद में कहीं नहीं दिखे, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में कहां पर भारत बंद के दौरान चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए, इसका पूरा जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्या कृषि कानून पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विपक्षी पार्टी, इसका भी पूरा डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देंगे। और बिहार बोर्ड का 10वीं और 12वीं परीक्षा का मूल्यांकन कब जारी किया जाएगा और बिहार परीक्षा से जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और वर्ष 2021 में क्या है अच्छी खबर बेसहारा बच्चों के लिए, क्या बेसहारा बच्चों से जुड़ी हम आपको एक एक डिटेल इस वीडियो में देंगे। और दोस्तों, क्या है नया अपडेट बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मेंस एग्जाम का, क्या बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 के लिए अहम नोटिस दिया गया है, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। और क्या है खुशखबरी बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का, क्या नया अपडेट किए गए हैं पीटी एग्जाम के लिए। अगर आपको पीटी एग्जाम देना है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, क्या है अच्छी खबर उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली गांधी सेतु का, इसका भी पूरा जानकारी डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आज का सबसे पहला खबर, पटना के डाक बंगला चौराहे इलाके में जेएपी और आरजेडी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता का प्रदर्शन, दरभंगा नालंदा में ट्रेनें भी रोकी गई। किसानों के बिल विरोध में राजनीतिक उबाल दिख रहा है। योजना 11 बजे से थी, लेकिन सुबह 6 बजे से ही राजनीतिक दल सड़क पर उतर गए। बंद को लेकर प्रशासन 11 बजे से तैयारी कर रहा था, लेकिन भाकपा माले, सीपीआई के साथ अन्य समर्थक दल सुबह से ही सड़क पर उतर गए। इससे बंदी सुबह 6 बजे से ही प्रभावी हो गई। इसका आम इंसान पर असर देखने को मिला। ट्रेन और बसों के साथ आम इंसान से जुड़ी हर सुविधा को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को काफी परेशानी हुई। किसानों के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों का रुख सुबह से ही उग्र दिखा। वाम दल, राजद और कांग्रेस के समर्थक 11 बजे से नहीं, सुबह ही सड़क पर उतर गया। विरोध प्रदर्शन सुबह होने के कारण पटना में महाजाम लग गया। खुसरूपुर मोड़ से लेकर फतुहा तक लंबा जाम लग गया। वाहनों की पूरी लाइन लग गई। विरोध कर रहे दलों ने कोई भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दी। पटना में एनएच पर पहाड़ी से होते हुए गया रोड टोल प्लाजा तक लंबा जाम लग गया। फतुहा के पास 4 लाइन पर भी खुसरूपुर मोड़ से करौटा तक जाम लग गया। पटना के NH30 पर राजद समर्थकों ने सब्जियां फेंककर उत्पात मचाया, जिस कारण पूरा हाईवे जाम हो गया। वहीं हाजीपुर में बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। गांधी सेतु पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और जाम होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद का बिहार में विभिन्न इलाकों में सुबह से ही असर दिखा। माले कार्यकर्ता ने कई स्थानों पर ट्रेन का परिचालन बाधित कर दिया और नेशनल हाईवे जाम कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया गया। स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया गया था और राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में वाम दलों व राजद समर्थकों ने मुख्य तौर पर प्रदर्शन व हंगामे का नेतृत्व किया। इस दौरान शादी कर लौट रहे नवविवाहित जोड़े को भी परेशानी हुई। बंद की वजह से पटना के पीएमसीएच समेत राज्य के बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी और ओपीडी के मरीजों की संख्या कम रही। गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य मरीजों या तो निकले ही नहीं या दूर दराजों की जगहों से मुख्य अस्पताल तक पहुंच नहीं सके। किसानों के बच्चे ही सीमा पर देश की रक्षा करते हैं।
और किसान के अन्न से ही देश का पेट भरता है, ऐसा कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। सोशल मीडिया पर उन्होंने आगे लिखा था कि अगर किसान के बेटे, जवान और किसान स्वयं झुक गए तो देश झुक जाएगा। हम हर संघर्ष में दृढ़ता के साथ अन्नदाताओं के संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। धनदाताओं ने पिछलग्गू बिना अन्न क्या खाएंगे। 8 दिसंबर के भारत बंद से पहले तेजस्वी यादव ने इस प्रकार से कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं नजर आए ही नहीं। जानकारी है कि 11 दिसंबर को लालू प्रसाद के एक मामले की सुनवाई होने वाली है और उसी मामले में तेजस्वी नई दिल्ली से सीनियर वकीलों से विमर्श कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जितने मुखर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हैं, उतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं। भारत बंद में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति इसे और ज्यादा पुष्टि करती है। हालांकि इनकी पार्टी पटना की सड़क पर उतरी और सरकार के कृषि कानूनों का विरोध भी किया। आर ब्लॉक चौराहा पर भी राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। और सुपौल में भारत बंद के दौरान पेट्रोल पंप पर लगी कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने 3 लाख रुपए उड़ा लिए। भारत बंद के दौरान पेट्रोल पंप पर खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने 3 लाख का नगद उड़ा लिया। घटना जो है मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 निवासी व्यवसायी जितेंद्र कुमार अपने कारोबार के लिए SBI से 3 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। लोहिया नगर चौक पर भारत बंद को लेकर चौक जाम था। जितेंद्र कुमार के अनुसार पुलिस ने उन्हें दूर रास्ते चले जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने कार को लोहिया नगर चौक के पास एक पेट्रोल पंप पर लगा दिया और जाम की स्थिति को देखने के लिए आगे बढ़ गए। वापस लौटे तो चालक की सीट की ओर का शीशा टूटा हुआ था और रुपए वाला बैग गायब था। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अन्य लोगों को भी भनक नहीं लग पाई कि बदमाशों ने कब घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज को देख रही है। कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे राहुल, पवार समेत विपक्षी दल के नेता। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में हजारों किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कानून के खिलाफ आज यानी मंगलवार को 8 दिसंबर को एक दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। पूरे देश में आज सुबह 11 बजे यानी कि 8 दिसंबर को 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक का भारत बंद बुलाया गया था। इसका असर अभी से ही यानी कि सुबह से ही देखने को मिला। अलग अलग हिस्से में देखने को मिला। बिहार से लेकर उड़ीसा और महाराष्ट्र में ट्रेनें भी रोक दी गईं। दिल्ली NCR में भी चक्का जाम शुरू हो गया। किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत देश की 18 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। भारत बंद के दौरान परिवहन सेवा को लेकर फल सब्जी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौरे की वार्ता हो चुकी है, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। इधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया है, मगर पुलिस ने इस आरोप का खंडन भी कर दिया है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन फरवरी में जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने फरवरी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के साथ मूल्यांकन की तैयारी तेज कर दी है। इंटर और मैट्रिक मूल्यांकन के लिए 7 केंद्र बनेंगे। फरवरी में परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा और 26 फरवरी से इंटर और मार्च से मैट्रिक का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में 152 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड के निर्देश के बाद हम आपको और भी डिटेल बताएंगे। सभी जिलों में आदर्श केंद्र चिन्हित किए गए हैं। हर जिले में 4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। इसकी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बिहार बोर्ड को दे दी गई है और कोविड-19 को देखते हुए बिहार बोर्ड ने सभी जिलों को केंद्र की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे। प्रदेश भर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 10 से 15 अधिक परीक्षा केंद्र होंगे, क्योंकि परीक्षा केंद्र उन्हीं स्कूल या कॉलेज में बनाया जाता है जहां पर कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के इंतजाम हो। ऐसे में हर जिले में 1 से 2 ही केंद्र बढ़े। इंटर 2020 में प्रदेश भर में 1283 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वही इस बार 1300 के लगभग परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। और पटना जिले की बात करें तो 2020 में 82 परीक्षा केंद्र थे, वही 2021 में 84 केंद्र बनाए गए हैं। अच्छी खबर है
कि वर्ष 2021 में 200 बेसहारा बच्चों की क्षमता वाले आश्रम गृह का 12 जिलों में होगा निर्माण। बिहार के 12 जिलों में निराश्रित एवं बेसहारा बच्चों के लिए वृहद आश्रय गृहों का निर्माण नए वर्ष में शुरू होगा। समाज कल्याण विभाग ने राज्य में निराश्रित बालक एवं बालिकाओं के साथ 1 से 6 साल के बच्चाओं की देखभाल के लिए एक वृहद आश्रय गृह बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की सहमति मिल चुकी है और नए वर्ष में वृहद आश्रय गृह का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके निर्माण को लेकर भवन निर्माण विभाग के तहत संचालित भवन निर्माण निगम को लेकर राशि भी उपलब्ध करा दी है। वृहद आश्रय गृह के निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग के तहत संचालित निगम को सौंपी गई है। ये वृहद आश्रय गृह पटना, नवादा, भागलपुर, कैमूर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व सुपौल में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद वृहद आश्रय गृह बनाने का निर्णय लिया था। ये वृहद आश्रय गृह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके साथ ही निजी संस्थाओं के माध्यम से आश्रय गृह को संचालन की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ताकि आवासीय गृहों की निगरानी बेहतर तरीके से किए जा सके और किसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस गृह में इसलिए 3 प्रकार के गृहों को एक साथ एक ही समय पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। इनमें बालक गृह, बालिका गृह एवं दत्तक ग्रहण केंद्र शामिल हैं। बिहार एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय 10+2 लेवल का मुख्य परीक्षा 2014 को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार एक दिन में 2 सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड किया। पहले 13 दिसंबर को होने वाली इंटर स्तरीय परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। इसके बाद 2 घंटा बाद एक और सूचना निकलकर वेबसाइट पर डाल दिया गया, जिसमें 13 दिसंबर को मुख्य परीक्षा लेने की सूचना डाली गई। पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में लगभग 60,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि परीक्षा से जुड़े अन्य लिस्टेड सूचनाओं के लिए बीएसएससी के वेबसाइट यानी कि bssc.bis.nic.in को समय पर देखते रहें। बीएसएससी ने पहले इंटर स्तर संयुक्त परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा की तिथि 29/11/2020 को निर्धारित की थी। अपरिहार्य कारणों से मुख्य परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया। अब विज्ञापन संख्या 06060114 की मुख्य परीक्षा दिनांक 13/12/2020 को आयोजित करने का फैसला किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती यानी कि पीटी में छूटे अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पीटी 2020 केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी ने बिहार पुलिस संगठन में सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी में छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। सीएसबीसी ने 8 दिसंबर 2020 को इस संबंध में नोटिस जारी कर सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 0/2019 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि सिपाही नियुक्ति के लिए पीटी परीक्षा 7/12/2020 से प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी की पीटी की डेट सीएसबीसी की अन्य परीक्षा के दिन पड़ गई तो उनके लिए पीटी का आयोजन 12/12/2020 को किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जिन अभ्यर्थियों की पीटी के दिन कोई परीक्षा पड़ गई है केवल उन्हीं की पीटी तिथि में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए 12/12/2020 को होने वाली पीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दूसरी परीक्षा में प्रवेश पत्र की प्रति व आवेदन पार्षद कार्यालय में 12 दिसंबर तक जमा कराएं। बिहार पुलिस संगठन में सिपाही भर्ती करने वाले सीएसबीसी ने यह स्पष्ट किया है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में अपनी पीटी परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अनुपस्थिति माना जाएगा और कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अन्य किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन इस संबंध में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छी खबर है कि उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली गांधी सेतु के दोनों लेन पर मार्च 2022 तक होगा यातायात चालू। उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन मार्च 2020 तक चालू हो जाएंगे, जबकि गांधी सेतु के समांतर बनने वाले 4 लेन के नए पुल का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। नेशनल हाईवे की परियोजना की समीक्षा के क्रम में पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने इन परियोजनाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के एक लेन से अभी परिचालन शुरू है, दूसरे लेन को तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। दूसरे लेन यानी कि पूर्वी छोर के जीर्णोद्वार का काम मार्च 2020 तक पूरा कर दोनों लेन को चालू कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का नया पुल बनाने का निर्णय लिया है। इसकी निविदा आदि की प्रक्रिया हो चुकी है और इस नए 4 लेन पुल का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। एसडीएम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, रोहतास में दूषित पानी पीने से ही 3 बच्चों की हुआ है मौत। बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा के कैमूर पहाड़ी पर स्थित चुनहट्टा गांव में 3 बच्चों की मौत दूषित पानी से हुआ। चपरी जंगल में मजदूरों के लिए वन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। वे पास के जल स्रोत का पानी पीते थे, उसी पानी से भोजन भी पकाते थे। हिंदुस्तान के प्रमुखता से खबर छपने के बाद एसडीएम सुनील कुमार सिंह ने मामले की जांच की, जिसमें मौत की वजह दूषित पानी पीने से बताया गया है। मजदूरों ने एसडीएम को बताया कि उन्हें चिनारी रेंज के वन कर्मी ले गए थे। वन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। पेड़ के नीचे टेंट लगा मजदूर सोते थे, वह पास के जल स्रोत का पानी पीते थे। एसडीएम ने कहा कि जल स्रोत का दूषित पानी पीने व रहने की कुव्यवस्था के कारण ये घटना हुआ। जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी। मृतकों के परिजनों को मुखिया श्याम नारायण उरांव ने 3-3 हजार की मदद की और कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत प्रभारी डीएम लाल बाबू सिंह ने कहा कि श्रमाधीक्षक वहां का निरीक्षण करेंगे और श्रमिकों का बयान दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भारत बंद, कुदाल और हल के साथ सड़क पर उतरे पप्पू यादव। कहा किसानों के अधिकार को छीना जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सड़क पर उतरे। पप्पू यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहा तक मार्च किया और कुदाल और हल के साथ सड़क पर उतरे, अपना विरोध जताया। जाप अध्यक्ष ने कहा कि किसानों और मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है। किसान अपने जीवन को बचाने के लिए आज अपना खेत छोड़कर सड़क पर उतरा है। केंद्र सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है और सरकार सस्ते दाम पर किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल भी आज उसका साथ छोड़ रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल अलग हो गई। प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण लौटा दिया। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी भी अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 6 वर्षों से जनता को सिर्फ परेशान कर रही है। पहले जीएसटी, नोटबंदी, बिना तैयारी के लॉकडाउन, आम लोगों को परेशानी हुई। अब इन कृषि कानून से देश के अन्नदाताओं को परेशान किया जा रहा है। इससे उनके जीवन पर खतरा आ गया है। हम हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े हैं। और भारत बंद के बीच आज शाम 7 बजे किसानों से बात करेंगे अमित शाह। क्या कोई हल निकलेगा? जी हां फ्रेंड, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया। यह बातचीत मंगलवार को शाम 7 बजे होगी। मालूम हो कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह और किसानों की इस बैठक में कोई हल निकलेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए उस समय पर बुलाया जब देश भर में भारत बंद जारी है। भारत बंद का कई राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। कई दुकानें बंद करवाई जा रही हैं तो कहीं ट्रेन सेवाओं को बाधित किया गया। गृह मंत्री ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम सभी सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं और वहां से गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए जाएंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी, करीब 1 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी हाइट जो है 8,848.86 मीटर हो चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पहले से ज्यादा पाया गया। चीन और नेपाल ने इसका मंगलवार को ऐलान किया। इस पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी। अब इसे 8,848.86 मीटर मापा गया। चीन के पिछले दावों से यह 4 मीटर ज्यादा है। 13 अक्टूबर 2019 को नेपाल और चीन के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने पर समझौता हुआ था। इसके तहत माउंट
झूमल, लगमा और सागरमथा की ऊंचाई नापना तय हुआ था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए पिछले साल एक दल चोटी पर भेजा गया था और इधर इस साल तिब्बत की ओर से भी एक दल भेजा गया। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में माउंट एवरेस्ट को नापा था, तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई थी। हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं, वैज्ञानिक कई बार दावा कर चुके हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और मध्य प्रदेश में सीधे जनता चुनेगी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष को। मध्य प्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया था। कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष चुने। इसके पिछले तर्क दिया गया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विधायक सांसद मिलकर चुनते हैं, तो शिवराज सरकार चाहती है कि जनता ही चुने, इससे विकास में तेजी हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।